जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर शनिवार और एडिटोरियल डिस्कशन करने के लिए हम तैयार। तो दोस्तों आज 6 अगस्त को हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, दोनों ही हिंदू में आए हैं। एक टॉपिक बात करता है कि लेसन्स क्या हैं भारत के लिए, भारत क्या सीख सकता है अमिट्स जो ताइवान और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है। अगर हम न्यूज़ चैनल्स की माने, रात को जो 9 बजे टीवी न्यूज़ चैनल्स आते हैं वो तो दिन दिहाड़े ही वर्ल्ड वॉर 3 डिक्लेयर कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी हो सकती है। भगवान ना करे ऐसी कोई सिचुएशन हो। बट बहरहाल नांसी पेलोसी की जो विजिट रही थी ताइवान में, उसके बाद चाइना काफ़ी भड़का था, है ना। चाइना और ताइवान के बीच में स्टैंड ऑफ देख रहे हैं। चाइना जो है मिसाइल्स फायर कर रहा है ताइवान सी में, तो इसके बारे में हम समझेंगे। और एक दोस्तों आर्टिकल बड़ा अच्छा आया है जो कि हमारा ई कमर्स से ओरिएंटेड है, इंडियन इकोनॉमी से ओरिएंटेड है। ये बात करता है न्यू एज डिजिटल कमर्स के बारे, और यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे न्यू एज डिजिटल कमर्स में हम ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे जो है आपको एंड ऑफ द वीडियो में देखने को मिल जाएगा। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट इन केस यू डोंट नो, वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। एडिटोरियल विद मीन्स आंसर राइटिंग इस ग्रुप का नाम है। और अगर आपने इस ग्रुप को एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिखेगा, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। यदि आपको ये चैनल का एक्सेस नहीं मिलता, चैनल का एक्सेस यानी कि एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग एक्सेस नहीं मिलता, तो दोस्तों ये नंबर पे आप हमको टेलीग्राम की ऐप से मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम द्वारा आपको ऐड करा जाएगा। नंबर क्या है? 6280133177, ये हमारा टेलीग्राम का नंबर है। ठीक है दोस्तों, मॉडल आंसर जो है 2 अगस्त से लेके आज तक के जो एडिटोरियल डिस्कशन के जो है, ये जो 4-5 दिनों के जो मॉडल आंसर्स हैं, कल दोपहर तक या शाम तक हम टेलीग्राम के ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो जो बेस्ट आंसर कल वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे दोस्तों जो बेस्ट आंसर है, जो हमने डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात करी थी, यहाँ पे नंदिनी जी ने, नंदिनी फतरोद ने आंसर यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है। तो एक बार फिर नंदिनी, वेरी वेल डन। नंदिनी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े अच्छे उनके आंसर्स होते हैं। तो देयर इज अ लॉट टू लर्न, आई एम श्योर आप काफ़ी कुछ नंदिनी के आंसर से भी सीख सकते हैं। तो जैसे कि इस आंसर में पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था कि भले ही जो हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था 2019 से जो हम चर्चा सुनते आ रहे हैं, जो भी उसमें प्रपोजल्स थे, भले उसमें कोई कमी पेशी थी, भले उसमें हम कमियां निकाल सकते हैं। उसमें हार्डवेयर मॉनिटरिंग की बात करी गई थी, डेटा लोकलाइजेशन की बात करी गई थी, कुछ बातें थी जो कि सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट को नहीं पसंद आई, कुछ बातें थी जो लाइक जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं उनको ये प्रोविजंस पसंद नहीं आए थे। पर बहरहाल क्या बुरा आइडिया था कि अगर हम उसको जैसे भी था, चाहे वो उसकी बुराइयां भी थी उस बिल में, क्या कोई बुरा आइडिया था कि उसको हम इंप्लीमेंट करते? बिकॉज ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पे एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम हो। डेटा प्रिवेसी की यहाँ पे बात आती है। इस बात को मद्देनजर रखते आपने इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करना था। तो यहाँ पे नंदिनी ने काफ़ी क्लोजली इस क्वेश्चन को समझ के एड्रेस किया है आंसर। मनमीत मैम ने शॉर्टलिस्ट किया था। आप इस आंसर को ज़रूर पढ़िए, इसको टेलीग्राम चैनल पे शाम को 6 बजे पिन कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों चर्चा शुरू करेंगे, तो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, लेसन्स फॉर इंडिया फ्रॉम द ताइवान स्टैंड ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे हैप्पीमैन जेकब ये आर्टिकल लिखते हैं। थोड़ा सा देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम क्या कर रहे हैं, हम आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे हैप्पीमैन जेकब के व्यूज़ को आपके सामने मैं ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ। हमको इनके व्यूज़ पसंद आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, है ना। बिकॉज आफ्टर ऑल न्यूज़पेपर्स में, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर हो, वहाँ पे एक फोरम होता है जहाँ पे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगेगा कि यहाँ पे हैप्पीमैन जेकब जो है थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को और हमारी डिप्लोमेसी को। आइए देखते हैं। देखिए, अब जब से नांसी पेलोसी का विजिट रहा है ताइवान में, काफ़ी मेम्स भी बन रहे हैं कि ना नांसी पेलोसी का आना जानबूझ के चाइना को भड़काने वाली बात थी कि अच्छा होता कि नांसी पेलोसी यहाँ पे ना आते। ठीक है, लेकिन बहरहाल अगर वो आ भी गए हैं तो लेकिन ताइवान के जो लोग हैं वो यहाँ पे बहुत रेजिलियंस दिखा रहे हैं। ताइवान देखिए एक छोटा सा आइलैंड है ना। यहाँ पे लगभग 2-2.5 करोड़ लोग रहते हैं, है ना। ज़्यादा कोई आबादी भी नहीं ताइवान की। कहाँ देखिए कितना विशाल है चाइना। ठीक है, कोई बहुत बड़ी आर्मी नहीं है ताइवान की कोई, हाँ, लेकिन इकोनॉमिकली ताइवान एक सुपर पावर है। ताइवान की पर कैपिटा इनकम, आपको एक बात बताऊं तो ताइवान की पर कैपिटा इनकम चाइना से भी 5 गुना ज़्यादा है, और चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया से 5 गुना ज़्यादा है। तो यानी कि आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ताइवान की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से 25 गुना ज़्यादा है। पर अगर हम एरिया की बात करें, अगर हम आबादी की बात करें, अगर हम स्टैंडिंग मिलिट्री की बात करें, तो इंडिया का तो कोई मुकाबला नहीं है ताइवान के साथ। इंडिया तो कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। अब इंडिया का मुकाबला चाइना के साथ आता है अगर हम आबादी की बात करें, एरिया की बात करें, लेकिन हमको ये भी पता है कि चाइना, अगर आर्मी की बात हो, नेवी की बात हो, तो चाइना के पास ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं। लेकिन आज ताइवान हिम्मत दिखा रहा है। ठीक है, चाहे चाइना अभी आज के टाइम पे मिसाइल्स फायर कर रहा है ताइवान सी में,
लेकिन उसके बावजूद भी ताइवान हिम्मत दिखा रहा है, चाइना के अगेंस्ट वो खड़ा हो रहा है, स्टैंड ले रहा है। लेकिन हम यहाँ पे हैप्पीमैन जेकब कहते हैं कि हम इतना यहाँ पे हेसिटेट क्यों करते हैं चाइना के अगेंस्ट स्टैंड करने के लिए, हम जो चाइना का जो ब्लफ है उसको कॉल ऑफ क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि देखिए बढ़ते टाइम से, काफ़ी टाइम से रिकग्निशन इस बात का ग्लोबल कम्युनिटी में इंडिया को रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हमको जो चैलेंजेस हैं पोस्ट बाय बेलिजरेंट चाइना, ये इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि दैट हमको खड़ा उतरना पड़ेगा चाइना के अगेंस्ट, हमको एक बहुत कॉन्फिडेंट स्टैंड लेना पड़ेगा अगेंस्ट चाइना। ठीक है, ताइवान के लिए देखिए, अब ताइवान के लिए क्या है, ताइवान खड़ा होना चाहता है, ही ताइवान वांट्स टू स्टैंड अगेंस्ट चाइनीज बुलिंग। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेचारा जो ताइवान है वो फंस रहा है यूएसए और चाइना के बीच में। अब यूएसए का एजेंडा है, जो बाइडन का एजेंडा है, यूएसए अपने आप को रेलेवेंट बताना चाह रहा है कि अभी देखो जो बाइडन कह रहा है कि भले ही मेरी पॉपुलैरिटी अभी डिप कर रही है, भले ही आज के टाइम पे अमेरिका के बारे इतनी अच्छी बातें नहीं करी जाती जितनी आज से कुछ 10 साल पहले करी जाती थी, भले आज मैंने अफगानिस्तान से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है ना, भले अभी मेरी अटेंशन इंडो पैसिफिक में भी है, यूरोप में भी है, लेकिन आप यूएसए को हल्का मत लीजिए, यूएसए अभी भी बहुत रेलेवेंट पावर है। और चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये जो मुद्दा है, बिकॉज चाइना कह रहा है कि भाई अखंड चाइना वाली बात आती है कि ताइवान तो मेरा है ना, तो अगेन वो जैसे रशिया यूक्रेन वाली बात आती थी, अखंड रशिया वाली बात, तो यहाँ पे चाइना के अखंड चाइना वाली बात आ जाती है कि ताइवान के ऊपर आप कैसे कब्जा कर सकते हो, ताइवान की आज़ादी को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो। अब बीच में ताइवान पिस रहा है, लेकिन ताइवान डर नहीं रहा, घबरा नहीं रहा, ताइवान सामना कर रहा है सिचुएशन का। देखिए एक तो बहुत ज़रूरी है कि हम ना विदाउट एनी हेसिटेशन, अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या करा गया है कि हम ना क्लियरली हाईलाइट नहीं करते कि जो हमको थ्रेट परसेप्शन चाइना से आता है, हम बीच में डिप्लोमेसी बीच में ले आते हैं, है ना, डिप्लोमेटिकली हम बात कह देते हैं फोरम्स पे जाके, हम क्लियरली इस बात को आर्टिकुलेट नहीं करते कि हाँ हमको चाइना से क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में हैप्पीमैन जेकब कह रहे हैं कि आज तक इस बात की क्लैरिटी नहीं आई कि जो गलवान घाटी क्लैश हुआ था 2020 में, एक्चुअल में वो क्या हुआ था, चाइना ने कितनी ज़्यादा टेरिटरी इंडिया की ऑक्यूपाई करी थी या नहीं भी करी थी। ठीक है, कितने ज़्यादा किलोमीटर्स जो चाइनीज़ फोर्सेज है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर आए थे, क्या अभी भी कोई हमारी टेरिटरी है, अगर हम लद्दाख सेक्टर की बात करें कि कुछ इलीगल ऑक्यूपेशन में है अंडर चाइना, इस बात की कोई अभी क्लैरिटी नहीं आई है। तो अगर हम ऐसे क्लियरली आर्टिकुलेट नहीं करेंगे जो हमारी पोजीशन है अगेंस्ट चाइना, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं जो हमारे दोस्त हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, हम चलो क्वाड की बात करते हैं, तो हम कैसे हम अज्यूम कर सकते हैं कि क्वाड को क्वाड में थोड़ी मिलिट्री का हम बातें लेके आ सकते हैं, या जो बाकी क्वाड के जो हमारे मित्र हैं कि वो हमको डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करेंगे। अक्सर क्वाड को क्रिटिसाइज किया जाता है ना कि क्वाड तो बस एक टॉकिंग शॉप है, कि बस क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, ये 2-3 बातें वहाँ पे कर लो, कुछ मिलिट्री रिलेटेड बातें तो वहाँ पे नहीं हो रही हैं, मिलिट्री रिलेटेड अलायंस तो दूसरे बन रहे हैं, ऑकस अलायंस है जो कि ज़्यादा रेलेवेंट है चाइना के नेवल अग्रेशन को काउंटर करने के लिए। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि जो हमारे मित्र हैं वो हमको सपोर्ट करेंगे, जब हम खुद, ये बात मैं रिपीट करता हूँ, ये बात हैप्पीमैन जेकब कह रहे हैं कि जब हम खुद चाइना के अगेंस्ट एक क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। अब अपीजमेंट इज बैड, यानी कि खुश करने वाली जो बात है, चलो हम अपनी डिप्लोमेसी में बहुत बार ये बात हम कर चुके हैं दैट हम माहिर हैं फाइन बैलेंसिंग की जब बात आती है, कि हम एक टाइम पे इजराइल को भी खुश रख सकते हैं, एक टाइम पे ईरान को भी खुश रख सकते हैं, एक ही टाइम पे सऊदी को भी खुश रख सकते हैं, है ना। तो हम अब एक टाइम पे हम रशिया के साथ भी दोस्ती बनाना चाहते हैं, एक टाइम पे अमेरिका के साथ भी, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। 1991 के बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी में हम एक नया एक अलाइनमेंट देखते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि भाई नॉन अलाइनमेंट को रीडिफाइन कर दिया गया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से केटर करेंगे, हम किसी को खुश करने में बिलीव नहीं करते हैं, ना अमेरिका को ना रशिया को। लेकिन क्या हम चाइना को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चाइना के साथ हमारे आर्थिक संबंध बहुत गहरे हैं, हम चाइना को नाराज़ नहीं कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि साउथ एशिया में कोई न्यूक्लियर वॉर हो। चाइना तो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होता, चाइना तो नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं होता। चाइना ने तो इस साल की शुरुआत में जो अपना लैंड एंड बॉर्डर लॉ निकाला है ना, अब चाइना तो इस बात को कहता है कि भाई जो LAC है वो तो केवल 2000 किलोमीटर है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो LAC है वो लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, लेकिन ताइवान की बात करें, ताइवान चाइना को अपीज करने में बिलीव नहीं करता। ठीक है, ताइवान कह रहा है कि भाई कोई बात नहीं, चाइना ने जितने मर्जी पंगे लेने हैं ले, बट मैं डरूंगा नहीं। चाइना आज के टाइम पे इस बात को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, चाइना आज के टाइम पे रिस्पेक्ट मांग रहा है। चाइना कह रहा है कि भाई देखो आज के टाइम पे जो नया बाइपोलर कॉन्टेस्ट है वो चाइना और अमेरिका के बीच में है। चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है जो कि स्टेटस क्वेस्ट, यानी कि स्टेटस क्वेस्ट पावर कौन सी है, अमेरिका, उसको चैलेंज करने में बिलीव करता है, ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करने में बिलीव करता है। अब आर्ग्यूमेंट क्या रहता है हमारी साइड में से, हमारे साइड से आर्ग्यूमेंट रहता है कि भी देखो डिप्लोमेसी जो है ना वो साथ के साथ चलनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉब्लम्स दोनों भी साइड पे कहीं पे भी आ सकती हैं, लेकिन डिप्लोमेसी का साथ के साथ होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, कि हम भाई अपने कोशिश करेंगे कि भी बातचीत के ज़रिए हम चीज़ों को सॉल्व कर सकें, ज़रूरत ना पड़े बम की, ज़रूरत ना पड़े हथियारों की, कि बातचीत से अगर समाधान होता है चीज़ों का तो बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या आती है, चाइना डिप्लोमेसी को नहीं समझता, ठीक है, चाइना डिप्लोमेसी को नहीं समझता, चाइना नेगोशिएशंस को नहीं समझता, चाइना बातचीत करने में नहीं बिलीव करता। तो ये कहीं ना कहीं चाइना समझता है कि इंडिया सिर्फ बातचीत कर रहा है हमारे साथ, ठीक है, इंडिया कोई मिलिट्री रिटालिएशन नहीं दिखा रहा, तो शायद चाइना इस बात में इंडिया को हल्के में ले लेता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करी गई है पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है, अगर हम पार्लियामेंट्री विजिट्स की बात करें या जो डायलॉग्स की बात करें बिटवीन इंडिया एंड ताइवान, वो 2017 से नहीं हुए हैं। अब 2017 में क्या हुआ था, याद करिए, भूटान सेक्टर में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में, जून 2017 की बात है, ये 3 महीने तक ये स्टैंड ऑफ चला था। तो इस करके हमने ये सोचा कि चलो यार, अब हमने चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ रहा है, चाइना के साथ हमारी लाइक डिस्टर्बेंस रही है, टेंशन्स रही है, हम देखिए हम 2014 से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को प्रमोट कर रहे हैं कि भी नेबरहुड में अमन शांति रखना है, नेबरहुड में सबके साथ हमने सबके साथ चलना है, हमने साउथ एशियन ग्रोथ की बात करनी है, हमने लड़ाई झगड़े किसी के साथ नहीं करने। आइडिया हमारा बुरा नहीं है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी देश हो, हम हमेशा दोस्ती का हाथ पहले आगे बढ़ाते हैं, हमने हमेशा दोस्ती में ही पहले बिलीव करा है, ठीक है, शांति में बिलीव करा है। लेकिन बात ये है ना कि चाइना इन सब बातों को नहीं समझता। अब हमने ताइवान के साथ चलो हम ताइवान को डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, हम वन चाइना पॉलिसी को अपहोल्ड करते हैं। चाइना ने क्या कहा था कि अभी अगर आप ताइवान को इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज करोगे डिप्लोमेटिकली तो आपके हमारे साथ संबंध टूट जाएंगे, चाइना के साथ उस देश के संबंध टूट जाएंगे जो ताइवान को इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन वाई आर वी बॉदरिंग अबाउट चाइनीज पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज, चाहे वो ताइवान की बात हो चाहे वो तिब्बत की बात हो, कि यानी कि अगर हम ताइवान के लोगों के साथ अगर इंगेज करते हैं, ताइवान की पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ इंगेज करते हैं, उससे अगर चाइना डिस्टर्ब भी होता है तो होने दो उसको डिस्टर्ब। ये बात यहाँ पे हैप्पीमैन जेकब कह रहे हैं दैट वी शुडंट बी बॉदर्ड अबाउट चाइनीज पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज। अब क्वाड की बात आती थी कि क्वाड की बातें हम 2007 से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्वाड को लेकर ज़्यादा बातचीत इतने सालों से नहीं करेगी, पिछले 2 सालों से ही क्वाड को लेकर ज़्यादा बातचीत करेगी जब से जो बाइडेन बने हैं प्रेसिडेंट, जब से उनका फोकस अफगानिस्तान से उठ के इंडो पैसिफिक में आया है, ठीक है। अब ये क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्वाड को कि क्वाड सिर्फ एक टॉकिंग शॉप है, कि यहाँ पे बस बातचीत कर लो ऐसे मुद्दों को लेके जो कि ठीक है, जैसे क्लाइमेट अब है तो बहुत जरूरी, क्लाइमेट चेंज है, पैंडेमिक है, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ इन सब मुद्दों से बात करके चाइना को कंटेन नहीं करा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वाड में जो बात करी जाती है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को अपहोल्ड करना है ना। तो अब ये सब बातें करके आप चाइना को मिलिटरीली कैसे कंटेन कर लोगे, क्योंकि चाइना का नेवल एग्रेशन तो इस रीजन में काफ़ी बढ़ रहा है। ये तो अब 2 सालों में है, पिछले 2 सालों में जब हम क्वाड के बारे में बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब इन रेट्रोस्पेक्ट यहाँ पे ये बात करेगी कि कहीं हम चाइना को खुश करने के चक्कर में या कहीं चाइना को सिक्योर रखने के चक्कर में कि भाई हमारे चाइना के साथ रिश्ते ना खराब हो, कहीं हमने क्वाड का आइडिया इतने सालों से 15-16 सालों से अबैंडन तो नहीं कर दिया था। क्या ये अच्छी स्ट्रैटेजी थी या एक बुरी रणनीति थी? अब एक आर्ग्यूमेंट आता है कि हमारे आर्थिक संबंध है, इंडिया चाइना के आर्थिक संबंध है और आर्थिक संबंधों को हमने ठेस नहीं पहुंचानी है, इस करके हम ये जो है अमन शांति में बिलीव करेंगे, इस करके हम ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं करेंगे और जितना हो सके टेंशन जो है दोनों देशों के बीच में उसको डीएस्केलेट करेंगे और ऐसे तरीके हम ढूंढें जहाँ पे जो दोनों देश हैं पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, जो आर्थिक हमारा संबंध है चाइना के साथ, ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे पलड़ा किसके तरफ भारी है? वो तो चाइना की तरफ भारी है। ट्रेड डेफिसिट तो चाइना के फेवर में है। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, उल्टा हम यहाँ पे बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं। अब पबजी को डिलीट करके या चाइनीज़ फ़ोन्स को आप बाहर आप कहोगे जी हमने चाइनीज़ फ़ोन अब हम नहीं चलाएंगे, कोरोना वायरस आ गया है, पबजी को डिलीट कर देंगे, टिकटॉक को डिलीट कर देंगे, उससे चाइना को तो नहीं फ़र्क पड़ने वाला ना, उल्टा चाइना को बहुत नुकसान होगा। अगर हम इस बात की हिम्मत रखते हैं, अगर हम इस बात को रिस्क करते हैं कि कोई बात नहीं, होने तो हमारे आर्थिक संबंध जितने मर्जी खराब होते हैं, तो नुकसान चाइना को है। बिकॉज क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के फेवर में है, बिकॉज चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। ताइवान देखिए यहाँ पे कैसे एग्जाम्पल दिखा रहा है। देखिए अब चाइना और ताइवान के जो आर्थिक संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने शुरू में बताया था कि ताइवान की जो पर कैपिटा इनकम है वो चाइना से भी 5 गुना ज़्यादा है। यहाँ तक कि जो एनुअल ट्रेड डेफिसिट है $80 बिलियन का, यानी कि लगभग $130 बिलियन का, वो ताइवान के फेवर में है। यानी कि जैसे इंडिया चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के फेवर में है, चाइना ताइवान के बीच में ट्रेड डेफिसिट ताइवान के फेवर में है। ताइवान से कितनी इन्वेस्टमेंट चाइना में करी जाती है, ठीक है, लगभग $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अकेले 2021 में ही करी गई थी ताइवान की तरफ से। और चाइना, इतना बड़ा चाइना, जो बहुत अमीर चाइना, यानी कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाले चाइना की बात करें, है ना, कि आओ मुझसे पैसे लो, ठीक है, मैं आपके यहाँ पे सड़कें बनाऊंगा, मैं आपके यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करूंगा, वही चाइना ताइवान में कितना इन्वेस्ट कर रहा है? केवल $2.5 बिलियन। इससे तो ज़्यादा हमने श्रीलंका को दिया है अभी इमरजेंसी के टाइम पे।
तो इन अदर वर्ड्स ताइवान ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, चाइना ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाने हैं, चाइना ने हमारे साथ ट्रेड नहीं करना, हमारे सामान को बॉयकॉट करना है, करो। सफ़र कौन करेगा? चाइना करेगा, बिकॉज वाई? चाइना, देखिए चाइना में माना जाता है कि कितने सारे फोन्स, टीवीज, गाड़ियां असेंबल की जाती हैं, वो किसकी बदौलत है? वो चिप्स की बदौलत है। वो चिप्स यानी कि वो हमारे चिप्स जो हम खाते हैं, लेस चिप्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बात करें, वो चिप्स की बदौलत है कि चाइना में ये सब चीज़ें असेंबल करी जाती हैं। और ये बहुत पहले भी मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि ताइवान में 60% से ज़्यादा दुनिया भर की चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इस करके ताइवान को ये बात पता है कि चाइना अगर हमसे नाराज़ होना भी चाहता है, हमसे ट्रेड बॉयकॉट भी करना चाहता है, कब तक कर लेगा चाइना हमारे साथ? ये करने तो अगर चाइना करता तो ये बात कहने के लिए, और ये बात का दम रखता है ताइवान, कि ताइवान कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वी डोंट केयर इवन इफ द चाइनीज आर नॉट इंटरेस्टेड टू हैव एनी इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद अस इन द फ्यूचर। अब दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। देखिए वैसे तो जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो एंड ऑफ द वीडियो में आपको मिलेगा, जो आप टेलीग्राम चैनल में जो आप पोस्ट करते हैं अपना आंसर पेपर पे लिख के। ये थोड़ा यूट्यूब कमेंट सेक्शन के लिए आपके लिए होमवर्क है, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए अब आपका क्या व्यू है? देखिए ये तो हमको पता है कि हमारी अगर इकोनॉमिक साइज की बात करें या मिलिट्री पावर की बात करें, ताइवान से कहीं गुना ज़्यादा है ना। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया शुड बकल अंडर द चाइनीज प्रेशर, वरिंग अबाउट कि हमारे आर्थिक संबंध चाइना के साथ खराब ना हो जाए? क्या आपको लगता है कि इंडिया का, अब ये हैप्पीमैन जेकब का व्यू है, कि आपको क्या लगता है? देखिए मैं ये चाहूँगा कि आपको जो भी आपके इसमें व्यूज़ हैं, जो भी आपके इसमें पॉइंट्स आपको लगते हैं, आप भैया 2 या 3 लाइनों में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो ये यूट्यूब के लिए होमवर्क है आपका। और दोस्तों एक और बात, अभी 3 अगस्त को, अभी 2 दिन पहले ही हमने बहुत विस्तार से हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, यूएसए, चाइना, ताइवान, इंडिया, खास करके जो वन चाइना पॉलिसी है तो उसका क्या इम्पैक्ट है यूएसए के ऊपर, इंडिया के ऊपर, इंडिया ताइवान के संबंध कैसे हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो, अगर आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लेलिस्ट में जाके 3 अगस्त 2022 का जो एडिटोरियल डिस्कशन में ये आर्टिकल है ज़रूर पढ़िएगा। फिर दोस्तों जो लास्ट आर्टिकल आज का है, यहाँ पे बात करी जा रही है क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि न्यू एज डिजिटल कॉमर्स में आ सकते हैं। देखिए पिछले कुछ 15 सालों में, है ना, देखिए फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन सब के नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। पहले एक ज़माना था कि हम किताबें लेने के लिए लाइब्रेरी जाते थे, बुक स्टोर जाते थे। आज के टाइम पे आप किताबें, चाहे वो यूपीएससी की किताबें हो, कोई नॉवेल्स हो, आज के टाइम पे आप किसी भी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आपको डिस्काउंट पे वो किताबें मिल जाती हैं, कुछ भी हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो कपड़े हो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी सामान हो। आप आज के टाइम पे लोग ऑनलाइन बैठे हैं, ठीक है, ऑनलाइन चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये कल्चर जो है जोमेटो का, स्विगी का, है ना, अब ये कल्चर भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। अब पैंडेमिक के चलते सारा कुछ ही ऑनलाइन था, चाहे आपने राशन मंगाना था, चाहे आपने बाहर से खाना मंगाना था। चलो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये तो पहले से ऑनलाइन कल्चर चल रहा था। तो ई कॉमर्स सेक्टर ना भारत में अब बहुत ज़्यादा डीपन कर चुका है। किसी ज़माने में इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि ई कॉमर्स सेक्टर इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे इकोनॉमी में इतना डीपन करेगा, लेकिन आज के टाइम पे ई कॉमर्स सेक्टर बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर चुका है। तो अब तो बहुत रूटीन की बात है कि हम ऑनलाइन चीज़ें मंगा रहे हैं, है ना, चाहे वो किताबें हैं, चाहे वो खाना है, चाहे वो पर्सनल केयर आइटम्स है, घर का कोई सामान हो, और ईजिली आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाता है। अब स्विगी का वो इंस्टामार्ट वाला है ऑप्शन है कि अगर आपने आपका मन नहीं कर रहा मार्केट में जाने का, आपने चिप्स मंगाने हैं, बिस्किट मंगाने हैं, ठीक है, पेप्सी मंगा, वट एवर इट इज़, आपने घर का थोड़ा बहुत सामान मंगवाना है, आप वो इंस्टामार्ट के ऑप्शन से भी मंगा सकते हैं। और देखिए आज के टाइम पे बहुत कॉमन बात हो गई है, ठीक है, आज के टाइम पे आप मेडिकल कंसल्टेशंस ऑनलाइन लेते हैं, आज के टाइम पे आप एजुकेशन भी ऑनलाइन ले रहे हैं, जैसे स्लीपी क्लासेस के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, पैंडेमिक के चलते ये सब चीज़ों को और बढ़ावा मिला है। लेकिन क्या जो छोटे छोटे हमारे जो भाई बंधु हैं, जो छोटे छोटे जो किराना स्टोर्स वाले हैं, क्या उनको इस तरह का इम्पेटस मिल रहा है? क्या वो इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े हुए हैं? देखिए अब हमारे आसपास गली मोहल्ले में बहुत छोटी छोटी दुकानें होती हैं, है ना, जो किराना वाली दुकानें होती हैं, क्या वो सब जो छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं, क्या वो जुड़े हैं किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ? क्या उनको अमेजॉन जाके पूछ रहा है? क्या उनको जाके फ्लिपकार्ट पूछ रहा है? ठीक है, क्या उनके साथ मंत्रा जुड़ रहा है? नहीं ना। अब ये भी नहीं पता कि जो छोटे छोटे जो हमारे किराना स्टोर्स हैं, क्या उनका इंटीग्रेशन जोमेटो के साथ या स्विगी के साथ है, जिस तरह के जो इंस्टामार्ट वाले इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। तो अब ये एक बहुत चिंता का बात है। देखिए जो छोटे और जो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस है ना, दे हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम। अगर वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, अगर वो किसी बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जुड़े भी हुए हैं, तो वो अपने शर्तों के हिसाब से नहीं जुड़ सकते हैं। वहाँ पे शर्तें, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस किसकी माननी पड़ेंगी? जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अगर वो अमेजॉन का हो या फ्लिपकार्ट का हो, वट एवर इट इज़। तो डिजिटल कॉमर्स देखिए उसका पोटेंशियल तो बहुत है, बहुत जॉब क्रिएशन हम देख रहे हैं, है ना। बहुत ऐसा माना जाता है कि डिजिटल कॉमर्स के चलते, ई कॉमर्स के चलते आने वाले समय में हम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी इकॉनमी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन उसको सेंट्रलाइज करना एक सिंगल प्लेटफॉर्म में, इससे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। यहाँ पे जो हमारे स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस जो हैं, जो हमारे छोटे किराना स्टोर्स वाले जो हमारे भाई बंधु हैं, उनको मौका नहीं मिलता यहाँ पे आने का। अब यहाँ पे भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था ONDC का, तो इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, है ना, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की यहाँ पे बात करी जा रही है।
अब ये क्यों करा गया था? दिस वाज डन टू इंश्योर कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, खास करके जो ई कॉमर्स के चलते, वो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको भी मिल सके, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आ सके, और इस प्लेटफॉर्म पे जितने मर्जी इस तरह के व्यापारी हो, जितने मर्जी वो प्रोडक्ट सेल करना चाहें, तो प्राइस डिस्कवरी यहाँ पे बड़ा अच्छा हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे अनेकों बायर्स होंगे और उनके पास ऑप्शन होगी कि वो कोई भी सामान खरीद सकते हैं, जो भी उनको सामान सस्ता लग रहा है, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो। तो छोटे से छोटा व्यापारी और बड़े से बड़ा व्यापारी सारे के सारे इस प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेटेड रहेंगे। अब ये पॉसिबल करेगा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेटिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के वो डिस्प्ले हो पाएंगे इन द सर्च रिजल्ट्स अक्रॉस ऑल द नेटवर्क ऐप। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, यानी कि मान लीजिए कि आपने माइंत्रा एक वेबसाइट है, ऐप है, माइंत्रा से आपने लेट से आपने कोई टी शर्ट मंगानी है, और अब अगर माइंत्रा भी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ है, ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ है, मैं बिल्कुल एक लेमैन एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, तो अगर माइंत्रा से आप कोई इस प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं, ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पे आप माइंत्रा में देखते हैं आपने टी शर्ट मंगानी है, और आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा कि वहाँ पे अमेजॉन पे भी कोई टी शर्ट सेल कर रहा है, कोई सेलर हो सकता है, कोई भी सेलर हो सकता है वो टी शर्ट सेल कर रहा है, ठीक है। अब आमतौर पे जब आप माइंत्रा की ऐप पे जाते हो तो वहाँ पे अमेजॉन का तो पॉपअप नहीं आता है ना। अब जब आप अमेजॉन की साइट पे जाते तो वहाँ पे माइंत्रा का पॉपअप नहीं आता। लेकिन अगर दोनों माइंत्रा और अमेजॉन दोनों ही ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेटेड है, तो जो आप कंज्यूमर हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं घर बैठ के अपने लैपटॉप पे, अपने फोन पे, तो अगर आप ओएनडीसी के नेटवर्क पे जाएंगे तो आपके सामने दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगी। आप चाहे तो माइंत्रा में जो कोई सेलर अपने जो कोई कपड़े भेज रहा है आप उससे भी ले सकते हैं, या अमेजॉन के किसी सेलर से भी आप कपड़े खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ONDC क्या है? ONDC is envisioned as a neutral system which will provide open source standards for cataloging, vendor match and price discovery. इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं और जो वेंडर्स हैं वो अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, रिगार्डलेस कि वो किसी भी बड़े ई कॉमर्स प्लेयर के साथ पहले एसोसिएटेड थे कि नहीं थे, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो। तो मोनोपोली वाला काम यहाँ पे नहीं होगा। छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे जो मर्चेंट्स हैं उनको भी मौका मिलेगा कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सेसिबल बना सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए। अब ONDC ने ये जो है प्रोजेक्ट पायलट बेसिस पे 5 सिटीज़ में शुरू किया था अप्रैल 2022 में, और ये जो पायलट है दिस हैज एक्सपैंडेड टू 18 मोर सिटीज़ एंड देयर आर इमीडिएट प्लान्स टू ऐड मोर सिटीज़ एज वेल। अब यहाँ पे कहा जाता है कि इंडिया की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है दिस इज एक्सपेक्टेड टू रीच $200 बिलियन बाय 2027। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो यहाँ पे एड्रेस करा गया है वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन डिस्प्यूट्स हो सकते हैं वेंडर के बीच में, सप्लायर के बीच में, कंज्यूमर के बीच में। अब इस तरह के डिस्प्यूट्स को लेके हम कोर्ट कचहरी में तो नहीं जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स हों या चाहे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें या हाई कोर्ट्स की बात करें, उनके पास वैसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं, उनकी सुनवाई करने के लिए उनके पास वैसे टाइम नहीं होता है ना। तो कैसे डिस्प्यूट जो ऑनलाइन ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स पे आएंगी उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक सजेशन दिया गया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, जो कि बहुत जल्दी और बहुत अफोर्डेबल तरीके से जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो इस करके यहाँ पे ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होगा ये टेलर मेड होगा फॉर स्पेसिफिक यूज, कीपिंग द पार्टिसिपेंट्स इन माइंड। तो पार्टिसिपेंट्स में आपके कंज्यूमर्स भी आ जाते हैं, सेलर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इस तरह की टेक्नोलॉजी को भी एम्बेड किया जा सकता है हमारे ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, है ना। टेक्नोलॉजी का काम क्या है? टेक्नोलॉजी का काम है हमारी ज़िंदगी आसान बनाना, है ना, चीज़ों को फैसिलिटेट करना। तो अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को सिंपल बनाया जा सकता है, एक्सेसिबल बनाया जा सकता है, अफोर्डेबल बनाया जा सकता है, कि भी 24/7 ये आपके पास सर्विस अवेलेबल है कि अगर आपको लगता है कि आपने कोई चीज़ मंगाई वो गलत आ गई या कोई रिफंड का इशू है, कुछ भी ऐसी बात हो, तो कभी भी आप रात के टाइम, सुबह के टाइम, कभी भी चाहें तो इस इशू को आप एड्रेस कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर रेस कर सकते हैं। तो जो ODR है, बड़ी अच्छी लाइन मेरे को लगी है, कैन नॉट ओनली डिजिटाइज द इंटायर वैल्यू चेन बट ऑल्सो फैसिलिटेट कर सकता है यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर कर सकता है। अब ग्लोबल एक्सपीरियंस की बात करें ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, तो ईबे है, ईबे का रेजोल्यूशन सेंटर है, वो इस मैकेनिज्म को यूज करता है, और उसके चलते कम से कम 60 मिलियन, तो दोस्तों यहाँ पे यानी कि लगभग 60 मिलियन डिस्प्यूट जो हैं बिटवीन स्मॉल ट्रेडर्स, यानी कि 6 करोड़ डिस्प्यूट जो हैं छोटे व्यापारियों के बीच में और कस्टमर्स के बीच में रिजॉल्व करी गई हैं। नहीं तो अदरवाइज देखिए ये जो झगड़े हैं सारे कहाँ जाएंगे? कंज्यूमर फोरम्स में जाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाएंगे। इतना टाइम है कोर्ट्स के पास ऑलरेडी इतनी पेंडेंसी है। और उसी तरह से अलीबाबा की बात करें, बहुत एक दुनिया की बहुत लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी मानी जाती है, जाकमा, यानी कि ये चाइनीज़ बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी है, जाकमा इसके फाउंडर हैं। तो यहाँ पे भी ODR को इनकॉर्पोरेट किया गया, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को। अब अगर इसके भविष्य की बात करें भारत में, तो देखिए अब यहाँ पे भारत में भी काफ़ी कंपनीज हैं जो कि ODR मैकेनिज्म को यूज़ कर रही हैं, चाहे वो सरकारी कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हैं। और सरकारें, रेगुलेटर्स और प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो हैं इस बात को इंकरेज कर रहे हैं, इस मैकेनिज्म को। एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें NPCI का, जी हाँ, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो उसने भी मैंडेट करा है जितने भी UPI इकोसिस्टम है
ठीक है, चाहे वो पेटीएम यूपीआई हो, चाहे वो अमेजॉन यूपीआई हो, चाहे वो बैंकों के द्वारा यूपीआई हो, चाहे वो जी पे हो, चाहे वो वट एवर इट इज़, चाहे वो भारत पे हो, फ़ोन पे हो, तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं ओडीआर फॉर कंप्लेंट्स। ठीक है, तो ये जो एनपीआई का सर्कुलर था, इस ओडीआर के बारे जो बात करी गई थी, अप्रैल 11 2022 को एनपीसीआई ने ये सर्कुलर जो था सर्कुलेट किया था। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यूपीआई इकोसिस्टम में, उनको ये कहा गया था कि भी आप इंप्लीमेंट करेंगे ओडीआर सिस्टम को डिस्प्यूट्स और ग्रीवेंसेस के लिए। ठीक है, मैक्सिमम कब तक का टाइम दिया था? सितंबर 30 2022 तक का टाइम दिया था। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे कौन है? बैंक्स हो गए, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हो गए, पीएसपीज इसको कहते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हो गए। इनको डायरेक्ट करा गया कि भी आपने इंश्योर करना है कि ये जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ये 30 सितंबर तक इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। कुछ और एग्जांपल्स की बात करें, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, महाराष्ट्र रेरा यानी कि महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, आरटीआई ऑनलाइन यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन है। तो ये एग्जांपल हैं ओडीआर सिस्टम के जो वाइडली यूज किए जाते हैं हमारे देश में। कंक्लूजन, तो ओडीआर डेफिनेटली दोस्तों मिटिगेट करेगा लिटिगेशन रिस्क को, कंज्यूमर्स को छोटे छोटे मैटर्स के लिए, झगड़ों के लिए कोर्ट कचहरियों में नहीं जाना पड़ेगा। अब कोर्ट्स और कंज्यूमर फोरम्स के पास अब ऑलरेडी बहुत वर्कलोड है, अगर वो इस तरह के ऑनलाइन डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली उनके ऊपर पेंडेंसी और बढ़ जाएगी। ठीक है, कंज्यूमर्स के पास एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव एक मैकेनिज्म है कि ऑनलाइन बैठ के वो अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें, ये बहुत ज़्यादा हमारी इकॉनमी को भी ऐड कर सकता है। लगभग $48 बिलियन की जो वैल्यू है, ये हमारी ई कॉमर्स सेक्टर में ऐड की जा सकती है ओनली बाय द मैकेनिज्म ऑफ ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग इंडियाज ई कॉमर्स सेक्टर। इसको 150 वर्ड्स में आपने आंसर करना है। तो ये दोस्तों आज के हमारे 2 एडिटोरियल्स हैं। बाकी दोस्तों जाने से पहले क्विक एडवर्टाइजमेंट। तो यदि दोस्तों आप थोड़ा चिंतित हैं, अगर आप अपने इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज बनाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि बाकी सब चीज़ें तो मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि एथिक्स मेरा थोड़ा कमज़ोर है, एथिक्स में मेरे को समझ नहीं आता कि क्या पढ़ूँ, है ना। ये अगर आपको लगता है कि एनवायरमेंट मेरे को थोड़ा कमज़ोर लगता है कि एनवायरमेंट कहाँ से पढ़ूँ, कौन सी किताब पढ़ूँ, मेरे पास एनवायरमेंट का मटीरियल नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो, जोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, IR, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, सोशल इशूज़, तो अगर आप चाहें तो अपने इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। चाहे वो एक सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो 2 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। उसमें जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड आपको उसमें कंटेंट मिलेगा, और साथ के साथ आपको उसमें मंथली करंट अफेयर्स का भी अपग्रेडेशन मिलेगा। बाकी दोस्तों, यदि वैसे तो देखिए दोस्तों, मेंस बहुत पास में है, लेकिन आप अगर आप लेना चाहते हैं, इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं, या आपको वैसे भी लगता है कि चलो आप इस बार मेंस नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप वैसे ही मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो भी आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। ये है हमारा स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप का कोर्स, जहाँ पे आपको ये सब फीचर्स तो आपको प्रोवाइडेड रहेंगे, लेकिन साथ में आपको यहाँ पे मेंटरशिप दी जाएगी बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जिन लोगों ने ऑलरेडी यूपीएससी अपना क्लियर किया हुआ है, जो ऑलरेडी सर्विंग अभी ब्यूरोक्रेट्स हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमको रीच आउट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी दोस्तों मिलेंगे हम मंडे को, तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।